नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज अहम बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शाम 4 बजे से अब बैठक होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें को जीतने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में चुनावी मोड पर आ गई है। आपको बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बैठक में आज मौजूद रहेंगे और सह संयोजक जितिन प्रसाद भी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि चुनावी समर में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा पर मंथन होगा। रैलियों, सभाओं और रोड शो की तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी हो गया है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज बीजेपी की आज बैठक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक ठीक शाम 4 बजे से प्रदेश कार्यालय पर शुरू होगी। इसमें जितिन प्रसाद शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और यूपी की 80 सीटें को जीतने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी की कोशिश है कि इस बार प्रधानमंत्री के नारे को अगर साकार करना है, इस बार एनडीए को 400 के पार ले जाना, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें अहम हैं और इन 80 सीटों को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है आज की बैठक को लेकर? बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है और आज बड़ी बैठक शाम 4 बजे होने वाली है। जी बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो आप पिछले शुक्रवार को ही जेपी नड्डा ने जो है दिल्ली में सभी प्रदेशों के प्रबंध समितियों की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो चुनावी रणनीति है उसको कैसे बनाना है, उसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में जो है ये बैठक होगी। अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्हें प्रबंध समिति का संयोजक बनाया गया है और साथ ही जेपीएस राठौर को सह संयोजक बनाया गया है। तो तमाम उन रणनीतियों पर बात होगी कि किस तरह से विसात बिछाई जाए, किस तरह से 80 जो सीटें हैं उनको किस तरह से उनके बूथ स्तर पे काम हो, क्योंकि बीजेपी जो भी रणनीति पे काम करती है वो बूथ स्तर पे काम करती है। तो कैसे वोटिंग कराई जाएगी, कैसे लोगों को डोर टू डोर जो इनकी स्कीम रहती है कि लोगों को चुनाव के लिए जो उत्साहित किया जाएगा कि आप लोग जाएं वोट डालें, इन सब तमाम रणनीतियों को लेके जो है ये आज बैठक है और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बुला के बैठक की जाएगी और उन्हें इस रणनीति के बारे में बताया जाएगा कैसे कुछ बीजेपी को जो है 80 सीटों को निकालने के लिए कैसे लोगों को वोट का जो वोट बैंक है, रैलियां कैसे निकाली जाएगी और तमाम ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा आने वाले चुनाव को लेकर, उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, और इसी के साथ एक सवाल यह भी है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो बीजेपी की तरफ से कोशिश थी कि प्रचार प्रसार को ना सिर्फ सोशल मीडिया पर तेजी से चलाया जाए बल्कि ग्राउंड पर भी लोगों के घर डोर टू डोर पहुंचा जाए। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होती है दिल्ली में, लगातार उनकी तरफ से गाइडलाइंस दी जाती है, उनकी तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या प्रदेश में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का मिशन 80 है। जी बिल्कुल देखिए, मिशन 80 की बात हो, बीजेपी हमेशा से डोर टू डोर बूथ प्रवक्ता, पन्ना प्रवक्ता, इन सब पे काम करती है। इसी में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा, चुनाव आयोग के सामान्य प्रचार प्रसार सामग्री, रैलियां, सभाएं, आर्थिक तमाम इनके तरीके होते हैं। उन सारे रोड शो की बात करें, तमाम तैयारियों को लेकर करेंगे। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार का तौर तरीके बताए जाएंगे। तमाम मुद्दों को लेकर जो है बैठक की जाएगी और किस तरह से जो है 80 की 80 सीटें निकाल सके बीजेपी, क्योंकि लगातार देख रहे हैं आप किस तरह से जो रणनीति चल रही है उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें 80 लोकसभा सीटें सबसे बड़ा प्रदेश है आबादी के हिसाब से, तो तमाम ऐसी तैयारियां जो बीजेपी कर रही है और हमेशा से बीजेपी जो है एक रणनीति बना के काम करती है जिसके तहत वो अच्छी सीटें निकालती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो इस समय जो है जो लहर चल रही है वो मोदी लहर चल रही है। अब देखने वाली बात है कोई चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन सवाल यह भी है कि जहां आज प्रदेश प्रबंधक समिति की बैठक है, वहीं बचे हुए उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है क्या? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता अलग अलग प्रदेशों की अगर जिक्र कर ली जाए तो सूची जारी होने के बाद या तो राजनीति से संन्यास लेते हुए दिख रहे हैं या उनमें नाराजगी देखी जा रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी यह स्थिति है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मारामारी जैसी स्थिति है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं और आलाकमान को तय
करने में मुश्किलें साबित हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज जो पहली लिस्ट आई है उसमें 51 लोगों की भी जो है लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश में, और 80 सीटें, मैंने आपको बताया 29 सीटें बची हैं। लेकिन बीजेपी जो भी सीटों का डिसाइड कर रही है वो बड़े ही मंथन करके कर रही है, किनको देना है। कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे रही है। पीडीए की बात की जाती है, पीडीए अल्पसंख्यक दलित और इनकी, तो उसमें भी देख रही है कि कोई ऐसी चीजें कहीं कोई भी कोर कसर न रह जाए, तो इसका बड़ा ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें जो सोच समझ के सीटों की डिसाइड कर रही है। और जैसा कि आपने बताया कि मारा मारी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब लोकसभा चुनाव आता है तमाम ऐसे लोग होते हैं जो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, लेकिन कार्य के आधार पर कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, किसकी क्या छवि बनी हुई है, कौन अपने क्षेत्र में कार्य किया है, उसके हिसाब से सीटों का निर्धारण कर रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कमरे में बैठकर ओला और बरसात में हुए किसानों के नुकसान की भरपाई की बात कहते हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी का कोई नेता और मंत्री किसानों से मिलने तक नहीं जाता। किसानों का क्रेडिट कार्ड तो बना है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों को लेकर बीजेपी सरकार गलत खबर फैला रही है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर लगाया है। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधा है कि जो कांग्रेस ने, जो राहुल जी ने यात्रा में जो बात उठाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उससे इनको बैकफुट पे आना पड़ा और पुलिस भर्ती इनको निरस्त करनी पड़ी, आरओ के एग्जाम्स को निरस्त करना पड़ा। और प्रमाण यह हो गया कि आज भर्ती घोटाले के जो चेयरमैन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाना पड़ा। ये पूरी तरीके से राहुल जी की यात्रा और कांग्रेस जो मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाई दमदारी के साथ, इस पर इनको बैकफुट पर आना पड़ा। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो भी गलत घोषणाएं हो रही हैं, जो आप बंद कमरे में केवल कहते हो 24 घंटे में मिलेगा, हम धरातल पे जाकर, जमीन पे उतरकर, किसानों के बीच में जाकर, किसानों के खेत में जाकर उन सब चीज़ों को उजागर करेंगे। एक एक चीज़ों को लेकर हम आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। और निश्चित तौर से हमारे किसान ये कुछ अपने यहाँ से जो कल का खराब हो गया इनका पूरा, आप इसको ले सकते हैं कि सारी चीज़ों को इन्होंने पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये आज क्या है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। किडनैपिंग और रंगदारी केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। अब जौनपुर की कोर्ट कल यानी बुधवार को सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि धनंजय सिंह को जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है। यह केस साल 2020 का है। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज इनके सजा पर फैसला होना है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह पर किडनैपिंग और रंगदारी मामले का आरोप है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर? आज इन पर बड़ा फैसला आ सकता है क्या? जी सर, आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको बुलाया है और इसी 10 मई 2024 को इनके ऊपर अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगा था, जिसके मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा सुनाने के लिए फैसला किया है। आज देखा जाता है सर कि क्या फैसला सुनाया जाता है कोर्ट द्वारा। जी सर। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन सवाल यह भी है और कहा यह भी जा रहा है कि जौनपुर से धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे समाजवादी पार्टी से, इस वजह से राजनीति से प्रेरित यह कार्रवाई है। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, इसे देखते हुए बीजेपी की तरफ से राजनीति से प्रेरित कर कार्रवाई की गई है। उनको केस में फंसाने की साजिश है ताकि वो चुनाव न लड़ पाए। जी सर, उनको बीजेपी ने पूरे तरफ से एकदम घेर रखा है सर, क्योंकि निर्दल भी चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके थे सर कि जो कि हम तैयार रहो, जौनपुर हम लड़ेंगे चुनाव। अभी सर 2 दिन पहले ट्वीट किए थे। ट्वीट के बाद बीजेपी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इनका खुलासा किया। खुलासा के बाद सर इनके पर कार्रवाई करने का मांग किया। जी सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके यूपी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने यूपी में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेपर लीक यूपी ही नहीं देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक, 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना टूटा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इसने न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती साल बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवार पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर युवाओं के मुद्दों को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। जब उनकी यह यात्रा उत्तर प्रदेश में थी, तब भी इन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर सवाल उठाए थे और आज एक बार फिर से उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अगली खबर कानपुर से, जहां जिला न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में बैठक हुई है और राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने लोक अदालत को लेकर पत्रकारों से भी बात की और बताया कि जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न सिविल मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। तो कानपुर की खबर आपके साथ साझा करें, जहां लोक अदालत को लेकर जिला न्यायालय परिसर में बैठक हुई है, जिसमें न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने अध्यक्षता की। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, जहां साइबर ठग हर रोज एक नए तरीके से ठगी करने का अंजाम दे रहे हैं। ठगी के नए तरीके खबरों की सुर्खियां बन रही हैं, फिर भी लोग बहुत ही आसानी से साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं, एक पल में लाखों रुपए गवा देते हैं। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी डॉक्टर वी जमा ने गाजियाबाद में तैनात साइबर एक्सपर्ट एडिशनल डीसीपी क्राइम सच्चिदानंद से बात की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। पुलिस ने राह चलते बदमाशों पर शिकंजा कसा तो बदमाशों ने अपनी चाल बदल दी। अब बदमाश साइबर क्राइम की तरफ मुड़ गए हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा वर्ड छोटा है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान बड़े हैं। लोग थोड़ी सी देर में अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दे रहे हैं। किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडिशनल डीसीपी क्राइम सच्चिदानंद जी। आजकल किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है साइबर क्राइम में? देखिए, अगर देखा जाए पिछले 1 साल का ट्रेंड, तो यहाँ पे कई तरह के अपराध, साइबर अपराध हो रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कभी किसी को कोई ऐसी सर्विस चाहिए कि मेरा फ्रिज ख़राब है या एसी ख़राब है, तो कई बार लोग गूगल पे जाते हैं, कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं। वहाँ साइबर फ्रॉडस्टर्स ने क्या कर रखा है, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर प्रेस कर रखा है, और जब वो 18 डिजिट का जो कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर ना कॉल करके वो मोबाइल नंबर को सोचते हैं सुविधाजनक, उस पर कॉल करते हैं। उस पर क्या होता है कि मोबाइल नंबर फ़ोन जो ही करते हैं तो उधर से गैंगस्टर जो फ़ोन नहीं उठाता है, फिर दूसरे फ़ोन से कॉल आती है जिसको ज़रूरत है सर्विस की। फिर वो कहता है कि ये मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, इस पर आप क्लिक करके 100 रुपये का जो भी सर्विस चार्ज है पहले पेमेंट करिए, ताकि मैं यहाँ से आपकी सर्विस के लिए मैं भेजूँ। और जो लिंक भेजता है वो पेमेंट गेटवे से फर्जी लिंक जनरेट होता है, और जिसको क्लिक करने के बाद से जो अपने 100 रुपये पेमेंट करने के लिए जो बैंक डिटेल भरता है, उसका जो है वो स्क्रीन पे जो है सारा देखता है। उसके बाद देखने के बाद से अकाउंट से पैसे खाली होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो भी अननोन लिंक आते हैं, इस पर कभी भी जो है बिना वेरीफाई किए क्लिक ना करें, और गूगल कस्टमर केयर पे नंबर जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसका प्रयोग कदापि ना करें। यानी सर्विस प्रोवाइडर पर खास ध्यान रखा जाए। तो सर्विस प्रोवाइड अगर आदमी कहीं से कोई सर्विस ले रहा है, अब उसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करे? वो जो उस पर 10 डिजिट का नंबर, कस्टमर केयर का नंबर कभी भी 10 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो 18 डिजिट का नंबर होता है। तो कोशिश करें कि उसके 18 डिजिट पे नंबर मिलाएं, और अगर नहीं तो फिर संबंधित जहां जो भी सर्विस आपको लेना है संबंधित दुकानदार से संपर्क करके करें। इसके अलावा जो है इस समय गाजियाबाद में काफ़ी अपराध टेलीग्राम के हो रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन साइबर कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं, और अगर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड इस तरह का कोई ऐसा होता है तो उसमें 1930 पे भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एक आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, एक नया जो है वर्ड आया है, डिजिटल अरेस्टिंग। ये क्या है? डिजिटल अरेस्टिंग में जैसे अभी एक केस यहाँ पे जो आया हुआ था, जो ऑलरेडी एक महिला अधिकारी है, और उसको ये आता है कि आपका जो है एक
पार्सल है जिसमें कुछ आपत्तिजनक ड्रग और कुछ फर्जी पासपोर्ट और आईडी कार्ड वगैरह है, जिसका पेमेंट जो है 99,000 रुपये किसी क्रेडिट कार्ड से किया गया है। तो महिला ने बिना किसी चीज़ को वेरीफाई किए उस चीज़ से वो घबरा गई और उसके बाद से उस साइबर फ्रॉडस्टर ने उस कॉल को कहा कि मैं इसको मुंबई के नारकोटिक सेल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो दूसरा साइबर फ्रॉडस्टर से कनेक्ट किया जिसमें उन लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में मुंबई नारकोटिक सेल का बोर्ड लगा रखा था, पुलिस की वर्दी थी। तो महिला जो है उसके बाद उसको कहते हैं कि स्काइप से आप कनेक्ट होइए। तो महिला को जब इस तरह की कंप्लेन आई या शिकायत हुई या कोई धमका रहा है तो उसको तत्काल संबंधित साइबर थाने पे या साइबर सेल को कंप्लेन करनी चाहिए थी। महिला बिना किसी के संपर्क के जो है वो स्काइप से जुड़ी रही और अपने खाते के बैंक में उसके खाते थे, उसकी डिटेल वो शेयर करती रही, और साइबर फ्रॉडस्टर ने इस तरह उसके साथ जो है 56 लाख का फ्रॉड किया, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और मेरी टीम लगी हुई है। जल्दी इस केस का भी हम लोग अनावरण करेंगे। साफ है कि साइबर क्रिमिनल्स छद्म रूप धर करके किसी भी तरीके से आपको डराकर, धमकाकर, फुसलाकर या लालच दिखाकर ठग सकते हैं। ऐसे में सचेत रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर बी जमा, गाजियाबाद, न्यूज़ 27। वही बुलेटिन में अब बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का 6 मार्च का शुभारंभ होगा। पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। अयोध्या के लिए क्योंकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। यह रोड शो उत्तरकाशी से मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक आयोजित किया गया था। इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट में रोड शो किया। उस दौरान की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। अध्यक्ष जी का, हमारी सांसद जी का आपने स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया, हमारा अभिनंदन किया। मैं भी आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री मेहरबान सिंह बिष्ट जी, यहाँ के एसपी श्री अर्पण यदुवंशी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सामने लगे हुए हमारे बहुत ही जो हमारा विकसित होता भारत, जिसकी संकल्पना, जिसका संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ऐसे हमारे सभी विभागों के लगे हुए स्टॉल ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज कितनी तेजी से भारत आगे बढ़ा है। जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि शायद इन 10 सालों में अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 140 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो लाभार्थी नहीं होगा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से कोई न कोई लाभ न मिला होगा।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने टिहरी लोकसभा सीट से माल राजलक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में प्रीतम के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर भी विराम लग गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि हम उनके गुण दोष को देखते हुए गुण दोष के आधार पर ही उनके विषय में निर्णय कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास कई एप्लीकेशंस कांग्रेस के नेताओं की हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ वर्तमान के विधायक भी हैं, लेकिन हम उनकी उपयोगिता को देख करके, उनकी जन सेवा को देख करके उत्तराखंड के हित में है या नहीं है, उसके आधार पर निर्णय करेंगे। लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद अजय टमटा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा टिकट मिलने पर अजय टमटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। सांसद अजय टमटा ने कहा कि सामान्य परिवार से होने के बाद भी लोकसभा जाने का अवसर मिला है। आगामी चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। लोकसभा का टिकट मिलने पर सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे हैं, और यह टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें हैं। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं चौथी बार टिकट मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सामान्य परिवार से आने वाले युवक को टिकट देना बड़ी बात है, और साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पूरे विश्व के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी समेत पूरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जिन्होंने मुझे लोकसभा और विधानसभाओं में जाने का अवसर दिया, ऐसी देवतुल्य लोकतंत्र की हमारी जनमानस जनता, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। एक सामान्य जीवन से जी करके, सामान्य परिवार में रह करके पंचायतों में, विधानसभाओं में और लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में जाने का अवसर मुझे मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता ने दिया। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी और गणेश जोशी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि 2023 में आयोजित हुआ था, उसे लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए सभी निवेशों को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। उस दौरान की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें कि 2023 में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी निवेश प्रस्तावित थे।
भीमताल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें बीजेपी से जोड़ने के लिए भी मंथन किया गया है। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर भीमताल में बैठक बुलाई गई और इस दौरान अगले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में किस तरीके से डाला जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सभी वरिष्ठ नेता इस दौरान बीजेपी के मौजूद रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।